Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening. कैसे हो? Fine, पढ़ाई ma'am. कैसी चल रही है? हम अच्छे। अच्छी चल रही है। सैटरडे को टेस्ट है ना आपका? Yes, ma'am. प्रिपेयर कर रहे हो? Yes, ma'am. आलोक, आपके क्वेश्चंस आज डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है? आप जो क्वेश्चंस भेजे थे वो आज डिस्कस कर लेंगे हम लोग। पहले कर ले या टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास कर लेंगे तो चलेगा आलोक? Yes, ma'am. ठीक है, तो चलो, सो वील बी टॉकिंग अबाउट किंगडम्स टुडे, ठीक है? आज हम लोग मेनली किंगडम्स में एंटर करेंगे। वील बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट किंगडम, ठीक है? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा से। इज दैट ओके? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? No, ma'am. ठीक है, उससे पहले जो एनसीईआरटी का पहला 2 पेजेस है, आप लोग मोर और लेस देख चुके हो कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ, आप लोग बहुत हद तक देख चुके हो कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन से ना पिछले क्लास में, और मोनेरा के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रोटिस्टा के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। तो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द किंगडम्स मेनली, ठीक है? आज हम मेनली किंगडम स्टार्ट करेंगे। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. we'll be starting with Kingdom Monera. कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं? Okay. So we'll be starting with Kingdom Monera today. And Aditi, thank you for changing the group icon. It's very nice. Thank you. चलो, okay. We'll start with Kingdom Monera. अब Kingdom Monera में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जैसे किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो उसमें जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं किंगडम एनिमेलिया में। तो किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं? Bacteria. बैक्टीरिया, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया मिलेंगे आपको किंगडम मोनेरा में, ठीक है? किंगडम मोनेरा में ओनली एंड ओनली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। तो पहले लिखो, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स। सोल मेंबर्स मतलब ओनली मेंबर्स, इकलौते मेंबर कौन से हैं मोनेरा फैमिली के, मोनेरा किंगडम के? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. Bacteria are the sole members of Kingdom Monera. Okay? First point लिखो, bacteria are the sole members of Kingdom Monera. Kingdom Monera में जितने भी organisms मिलेंगे वो सारे आपके बैक्टीरियाज ही होंगे। बैक्टीरिया के अलावा और कोई भी ऑर्गेनिज्म मोनेरा में नहीं मिलता है, ठीक है? अब चलो बात करें किंगडम मोनेरा के बारे में आगे। तो किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे दे विल ऑल बी प्रोकैरियोटिक एंड ऑल आर यूनिसेल्यूलर। प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेल्यूलर, सारे ही ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्यूलर होंगे। आज चलो प्रोकैरियोटिक का मतलब समझते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक सेल बना लो, एक नॉर्मल ऐसे ही सेल बनाए हम अभी, ठीक है? ड्रॉ मत करना। अब इस सेल के अंदर लेट से न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है? ये सेल है, इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नॉर्मल एक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है? छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देख रहे हो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है? ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है? तो इन सेल के अंदर देख रहे हो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। अब देखो, हर सेल ऑर्गेनेली के बाहर में हम एक बाउंड्री बनाए हैं, हर सेल ऑर्गेनेली के बाहर में हम एक बाउंड्री ड्रॉ किए हैं, Yes, ma'am. है ना? हर Yes, सेल ma'am. ऑर्गेनेली के बगल में के बाहर में हम एक
या 2, जो भी मेम्ब्रेन हो, हम एक ही यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, पर हर सेल ऑर्गेनेली जो है उसमें एक मेम्ब्रेन जरूर प्रेजेंट है। इस मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होने का फायदा क्या है कि न्यूक्लियस में जो मटेरियल है वो न्यूक्लियस में ही रहेगा, क्लोरोप्लास्ट में जो मैटर है वो क्लोरोप्लास्ट में ही रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो कुछ भी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही रहेगा, आपस में इंटरमिक्सिंग नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, ठीक है। पर मान लो कि अब अगर हम इन सारे मेम्ब्रेन्स को हटा दें, ठीक है, मान लो इन सारे मेम्ब्रेन्स को हटा दें, न्यूक्लियस को नहीं हटाना था भाई, ठीक है, मान लो अब हम सारे मेम्ब्रेन्स को हटा दिए, तो अब ऐसा है क्या कि क्लोरोप्लास्ट का जो मैटर है वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में ही रहेगा, या फिर न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो सिर्फ न्यूक्लियस में ही रहेगा, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि अब मेम्ब्रेन तो है नहीं, बीच में दीवार तो है नहीं ऑर्गेनेलीज के बीच में। तो अब जो कुछ भी मटेरियल्स हैं सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर वो आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं। यस मैम। हो सकते हैं। अब कोई मतलब ही नहीं बनता माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होने का, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाएगा। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो तो प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे, वो सब इस मटेरियल इस यहाँ पे इस सेल में डिसॉल्व हो गए। न्यूक्लियस भी जो है वो कंपैक्टली अरेंज नहीं रहेगा, वो फैला हुआ रहेगा, बिखरा हुआ रहेगा न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसा जो सेल होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, ऐसे सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का डेफिनेशन लिखो, प्रोकैरियोटिक सेल का डेफिनेशन लिखो, अ सेल इन विच membrane bound, a cell in which membrane bound, well defined, हम लिख देते हैं साथ के साथ, a cell in which membrane bound well defined मतलब जिनका की अच्छे से हम प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर सके कि इस स्ट्रक्चर में यही एंजाइम प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ आपके एटीपी फॉर्मेशन वाले एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियस में सिर्फ डीएनए ही प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो सेल इन विच मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो सब किंगडम मोनेरा में आते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सारे आपके प्रोकैरियोटिक होंगे। यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या होता है? सिंगल सेल। यस करेक्ट, सिंगल सेल। यूनिसेल्यूलर का मतलब हुआ सिंगल सेल, ठीक है। किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट्स होते हैं और सारे जो जितने भी इसमें ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे वो सारे सिंगल सेल होते हैं। अब इनमें सेल वॉल होता है या नहीं होता है? बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है? नो मैम। यस मैम। यस, सेल वॉल होता है। सेल्यूलोज का बना हुआ सेल वॉल नहीं होता, जैसे प्लांट में सेल्यूलोज का बना हुआ सेल वॉल होता है ना, यहाँ पे जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का नहीं बना है। यहाँ पे सेल वॉल किस चीज का बना है? सेल वॉल इज मैम मेड अप ऑफ, पेप्टिडोग्लाइकॉन। यस करेक्ट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ peptidoglycan. Cell wall is made up of peptidoglycan. Peptidoglycan एक बायोमोलिक्यूल होता है about which we'll be studying later on, ठीक है। तो सेल वॉल होता है यहाँ पे, पर प्लांट का सेल वॉल नहीं है, प्लांट में सेल्यूलोज का बना था सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल किसका होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। इज दैट ओके? यस मैम। ओके। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है ना, ये एक्चुअली 2 तरह के मॉलिक्यूल्स का बना होता है। दिस इज अ बायोमोलिक्यूल, ये एक लेयर है, ये 2 तरह के मॉलिक्यूल्स का बना होता है।
किन दो तरह के मॉलिक्यूल्स का बना होता है? एक बना होता है लिपिड का और प्रोटीन का। पेप्टिडोग्लाइकन इज लिपिड प्लस प्रोटीन। पेप्टिडोग्लाइकन इज लिपिड प्लस प्रोटीन, इसलिए इसको हम लिपोप्रोटीन भी बोल सकते हैं। लिपिड प्लस प्रोटीन मींस लिपोप्रोटीन। लिपिड प्लस प्रोटीन इज लिपोप्रोटीन। Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलो। Ma'am, cell membrane is made up of the lipoprotein. हाँ हाँ, सेल वॉल, सेल मेम वेट अ सेकेंड, हाँ सॉरी, सेल, सॉरी, थैंक यू आलोक, थैंक यू। Cell membrane is made up of lipoprotein. Cell membrane, sorry, very sorry, okay? Cell membrane is made up of lipoprotein. ये प्लीज करेक्शन कर लो, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन दैट इज लिपिड प्लस प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बाहर होता है या अंदर होता है? मैम अंदर। अंदर होता है, अंदर होता है। Very sorry, this is lipoprotein. Cell membrane is made up of lipoprotein. Okay, cell wall is peptidoglycan, cell membrane is lipoprotein. ठीक है? Who was the scientist who discovered the first bacterial cell? पहली बार बैक्टीरियल सेल किन्होंने डिस्कवर किया था? Ma'am, Leeuwenhoek. एवी ल्यूवेनहॉक। पूरा अगर नाम लिखें तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने डिस्कवर किया था पहले बैक्टीरियल सेल को। ओके, सो डिस्कवरर ऑफ द फर्स्ट बैक्टीरियल सेल, ऐसे लिखो, he discovered the first bacterial cell. He discovered the first bacterial cell. Anton von Leeuwenhoek, जिनको एवी ल्यूवेनहॉक भी बोलते हैं, he discovered the first bacterial cell. ठीक है, फर्स्ट बैक्टीरियल सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एवी ल्यूवेनहॉक और एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। Who coined the term bacteria? Term bacteria was coined by, किन्होंने नाम रखा? इन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरियल सेल को, बट टर्म बैक्टीरिया was coined by, किन्होंने नाम रखा बैक्टीरिया? Term bacteria was coined by Cohen. Cohen and Cohen. आलोक अपने कॉपी में स्पेलिंग करेक्ट करना, कोहेन का स्पेलिंग गलत लिखे हो, ठीक है? Yes, कोहेन ma'am. एंड एरनबर्ग, ठीक है? कोहेन एंड एरनबर्ग। Okay, so term bacteria was coined by Cohen and Ehrenberg. Okay, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। कोहेन एक अलग साइंटिस्ट है, एरनबर्ग एक अलग साइंटिस्ट है, और एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट है। एंटोन अलग, वॉन अलग और ल्यूवेनहॉक अलग नहीं। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट है और कोहेन और एरनबर्ग अलग अलग साइंटिस्ट हैं। ठीक है? ओके, who was the first scientist who proved that bacteria can cause disease? Robert First Koch. scientist, yes, correct. First scientist who proved that bacteria can cause, who proved that bacteria can cause disease. क्या नाम था इनका? रॉबर्ट कॉश। रॉबर्ट कॉश, ठीक है? तो बीमारी से रिलेटेड कुछ पोस्टुलेट्स इन्होंने दिए थे, जिनको कि कॉशियस पोस्टुलेट, कॉश पोस्टुलेट्स बोला जाता है।
इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए थे कि कैसे कैसे डिजीज कॉज होता है, एंड बिकॉज ऑफ विच ही गॉट द नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये बाकी साइंटिस्ट से क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ज्यादा, क्योंकि इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, वैसे आपके लेवल में, हाँ जी बोलो मैम। द बैक्टीरिया नेम वाज गिवन बाय, मैम ये क्या लिखा हुआ है मैम, थोड़ा ये हो गया है हेवी टाइप कौन का। सा बैक्टीरिया वाज कॉइन्ड बाय, बैक्टीरिया द टर्म बैक्टीरिया वाज कॉइन्ड बाय कोहेन एंड एरेनबर्ग। चलो यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक लिख लो। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है ना? यस मैम। ओके जिन्होंने पहले ये क्लासेस कर लिया है इन चैप्टर का, और जो लोग दोबारा से कर रहे हैं, रिवीजन हो रहा है, अच्छी बात है दोबारा से अगर कर रहे हो तो जो कुछ भी एक्स्ट्रा हम एक आध पॉइंट अगर लिखवाएं ना, तो वो ऐड कर लेना। वैसे आई एम यूजिंग अ स्टूडेंट्स नोट्स, हम एक स्टूडेंट का ही नोट्स यूज कर रहे हैं दोबारा से पढ़ाने के लिए, ताकि जो कुछ भी पढ़ाए हैं उसमें कोई डिफरेंस ना रहे। तो एक स्टूडेंट का ही नोट्स यूज कर रहे हैं, आलोक का नोट्स यूज कर रहे हैं। पर जो कुछ भी अगर कुछ एक्स्ट्रा कभी याद आ जाए और बता दें, तो जिन्होंने नहीं लिखा है वो लोग प्लीज ऐड कर लेना उस चीज को, ठीक है? ओके Okay, ma'am. यहाँ तक लिख लिए है? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं शेप ऑफ बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया अलग अलग शेप के हो सकते हैं, और बैक्टीरिया का जो नेमिंग होता है ना, उनके शेप के हिसाब से होता है। अब सुनोगे, कोलेरा कॉज करने वाले बैक्टीरिया को विब्रियो कॉलेरे बोलते हैं, है ना? विब्रियो कॉलेरे सुने होगे, वो कोलेरा कॉज करता है। कोलेरा इज अ वाटर बोर्न डिजीज, जो कि खराब पानी पीने से होता है। तो कोलेरा जो है, दैट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन इम्प्योर वाटर। उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरे। तो उसका नाम सुन के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि उसका शेप क्या है। कैसे डिसाइड करेंगे तो वो अभी समझेंगे हम लोग, ठीक है? तो शेप ऑफ बैक्टीरिया जो है, वो उसका नाम डिसाइड करता है बहुत हद तक। तो यहाँ पे हम लोगों को 4 तरह के बैक्टीरिया के शेप्स के बारे में पढ़ना है। 4 टाइप्स का पढ़ना है हमें यहाँ पे। पहला लिखो कॉकस, पहला लिखो कॉकस। दूसरा लिखो बैसिलस। पहला है कॉकस, दूसरा है बैसिलस। तीसरा है विब्रियम, विब्रियम। तीसरा है विब्रियम, या विब्रियो लिख लो इसको, विब्रियो लिख लो। विब्रियम यूजुअली नहीं यूज करते हैं, प्लूरली विब्रियो लिख लो इसको। और चौथा है स्पिरिलम, स्पिरिलम, ठीक है? अब ये सिंगल सिंगल विब्रियम ही लिखने दो, सिंगुलर प्लूरल में समझ पाओगे एटलीस्ट डिफरेंस, ठीक है? ये अभी जो हम लिखे हैं ना, ये सिंगुलर बैक्टीरिया का नाम है। एक सिंगल बैक्टीरिया इज कॉकस, एक सिंगल बैक्टीरिया इज बैसिलस, एक सिंगल बैक्टीरिया इज विब्रियम, एक सिंगल बैक्टीरिया इज स्पिरिलम। अगर इन सबका हम प्लूरल लिखें तो कॉकस के जगह पे कॉकाई हो जाएगा, पीछे में आई लग जाता है बस, ठीक है? बैसिलस के जगह पे बैसिलाई हो जाएगा, ठीक है? विब्रियम के जगह पे विब्रियो हो जाता है, विब्रियो। और स्पिरिलम के जगह पे स्पिरिला, ठीक है? ये प्लूरल टर्म्स हुआ। अब देखो ये देखने में कैसे नजर आते हैं, इनका शेप कैसा नजर आता है। कॉकस का शेप होता है स्फेरिकल, ठीक है? कॉकस का शेप होता है स्फेरिकल। कॉकस इज स्फेरिकल शेप, राउंड शेप, स्फेरिकल शेप। बैसिलस का कैसा शेप होता है? रॉड लाइक शेप, रॉड लाइक, या फिर लिख सकते हो इलोंगेटेड, रॉड लाइक और इलोंगेटेड।
विब्रियम कैसा होता है? तो विब्रियम इज कॉमा शेप्ड। विब्रियम इज कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। और स्पिरुलम कैसा होगा? तो स्पिरुलम इज स्पाइरल शेप्ड। स्पाइरल शेप समझ रहे हो? स्प्रिंग का शेप, स्प्रिंग का शेप, ओके। स्फेरिकल बैक्टीरिया मोर और लेस राउंड नजर आएगा या फिर ओवल नजर आ सकता है, ठीक है। स्फेरिकल बैक्टीरिया राउंड या फिर ओवल नजर आएगा। बैसिलस बैक्टीरिया कैसा नजर आएगा? वो कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। ये शेप समझो, अभी शेप समझो, ठीक है। स्फेरिकल बोल रहे हैं, कॉकस बोल रहे हैं, तो राउंड या फिर ओवल नजर आएगा। अगर हम बैसिलस बोले तो इलोंगेटेड रॉड लाइक नजर आएगा। अगर हम कॉमा शेप बोले या विब्रियो बोले तो ऐसा नजर आएगा, ठीक है, ओके। और अगर हम स्पिरुलम बोले कि बैक्टीरिया जो है स्पाइरल शेप्ड है, तो वो ऐसा नजर आएगा। बना लो, ये डायग्राम्स बना लो। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. चलो यहां तक ड्रॉ कर लो पहले आप लोग। चलो अभी आगे हम कुछ बैक्टीरियाज का नाम लिखेंगे और आप लोग बताओगे कि कौन सा शेप है, ठीक है। हम बैक्टीरियाज का नाम लिखेंगे, आप लोग शेप बताओगे। ये लिखते रहो, ये लिखते रहो। अभी बताना मत स्टार्ट करना, जब हम पूछेंगे जिससे वो बताएगा, अपने मन से नहीं बताना है। अभी लिखो, अभी लिखने पे कंसंट्रेट करो, अभी नाम मत बताना, हम पूछेंगे तब बताना। ये ले लैक्टोबैसिलस, देखो बैक्टीरिया का भी नाम जो हम लोग लिखते हैं ना, वो भी हम लोग साइंटिफिक नेम जो लिखते हैं तो हम लोग फॉलो करते हैं उसी रूल को, अंडरलाइन करेंगे। जीनस नेम शुड बी इन कैपिटल्स एंड स्पीशीज नेम शुड बी स्टार्टिंग विद अ स्मॉल लेटर, तो उसी रूल को हम फॉलो करते हैं। चलो अभी कोई भी बताओ कि लैक्टोबैसिलस का शेप कैसा होगा? Ma'am, spherical. रॉड लाइक। रॉड लाइक, ठीक है, रॉड लाइक शेप होगा। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि बैसिलस है इसके नाम में, तो ये रॉड लाइक शेप होगा इसका। स्ट्रेप्टोकोकस का शेप क्या होगा? I'm Spherical. वेरी गुड, वेरी गुड, स्फेरिकल, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस इज स्फेरिकल। विब्रियो कॉलेरी का नाम बताओ, विब्रियो कॉलेरी का Comma शेप shape. बताओ। Comma shaped. वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज कॉमा शेप। विब्रियो मतलब कॉमा शेप, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? ऐसे नाम देख करके बैक्टीरिया का बता सकते हो उनका शेप, है Yes, ना? ma'am. चलो इतना लिख लो, इतना लिख लो, ठीक है, इतना लिख लो।
हो गया ना? यस मैम, आगे बढ़े। यस मैम। बैक्टीरियाज के स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना अभी। चलो अभी नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, types of bacteria on the basis of flagella, on the basis of flagella। ये हेडिंग डालो, types of bacteria on the basis of flagella। flagella क्या होता है? चलो flagella का डेफिनेशन लिख लो पहले। Structure present for movement. हाँ, फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, फ्लैजिला के बारे में थोड़ा सा लिख लो। फ्लैजिला के लिए लिखो, इट इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर it is a long thread like structure अच्छा, आप 1 मिनट होल्ड करोगे प्लीज? 1 सेकेंड बस होल्ड करना, ठीक है? आई विल बी बैक। हाँ चलो आगे लिखो, इट इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर made up of flagellin protein। मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। किस प्रोटीन का बना होता है फ्लैजिला? तो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, इसलिए लिखवा दिए यहाँ पे क्योंकि फ्लैजिला के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्लैजिलिन फ्लैजिला याद रखना आसान होगा आपको। तो इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक है? अभी हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। पहला बैक्टीरिया, पहला टाइप जो है दैट इज एट्रिकस। एट्रिकस, ठीक है? एट्रिकस का मतलब क्या होना चाहिए? एट्रिकस मतलब जिसमें, देखो जहां कहीं भी आप देखोगे ना एट्रिकस या जहां कहीं भी ए लगा हुआ हो तो उसका मतलब होता है नॉट। ए का मतलब बायो में होता है नॉट, ओके? तो एट्रिकस का मतलब क्या होगा? एट्रिकस का मतलब क्या होगा? फ्लैजिला इज एब्सेंट। एट्रिकस मींस फ्लैजिला इज एब्सेंट। फ्लैजिला नहीं है तो उसको हम बोलेंगे एट्रिकस, ओके? फ्लैजिला इज एब्सेंट, दैट इज एट्रिकस, ठीक है? सेकेंड लिखो मोनोट्रिकस। अगर डायग्राम बनाए तो ये अगर बैक्टीरिया है तो इसमें कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, बैक्टीरिया में कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट लिखो मोनोट्रिकस। मोनोट्रिकस, मोनो का मतलब क्या होता है? मैम वन। सिंगल। सिंगल, सिंगल। तो मोनोट्रिकस में लिखो only one flagella is present, only one flagella is present at one end। किसी एक एंड पर एक फ्लैजिला प्रेजेंट हो, ऐसे केस को हम बोलते हैं मोनोट्रिकस। तो लेट्स से एक बैक्टीरिया है, इसमें हम एक फ्लैजिला बना देते हैं,
ठीक है, so this is the case of monotrichous. रेड कलर विजिबल है प्रॉपर्ली? नेक्स्ट लिखो एम्फीट्रिकस। देखो एम्फी जहां कहीं भी देखो बायो में एम्फी का मतलब होता है बोथ। एम्फी का मतलब होता है बायो में बोथ। ओके, तो एम्फीट्रिकस में लिखो one flagella is present at both ends. One flagella present at both ends. दोनों एंड पर एक एक फ्लैजेला जब प्रेजेंट हो तो उसको बोला जाता है एम्फीट्रिकस। ओके, so one flagella is present at both ends, that is known as amphitrachus. एम्फीबियन सुने हो आप लोग? एम्फीबियन के बारे में सुने हो? Yes, ma'am. Yes, एम्फीबियंस ma'am. कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं? तो एम्फी मतलब बोथ, दे कैन लिव इन बोथ वाटर एंड लैंड, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं एम्फीबियन। तो एम्फीट्रिकस क्या होगा? एम्फीट्रिकस क्या होगा? वन फ्लैजुला एट बोथ द एंड्स। एम्फी का मतलब होता है बोथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्फीट्रिकस। दो फ्लैजुला नजर आ रहा है, दोनों एंड पे एक एक फ्लैजुला प्रेजेंट है, दैट इज एम्फीट्रिकस। नेक्स्ट लिखो सिफेलोट्रिकस। नेक्स्ट लिखो सिफेलोट्रिकस। सिफेलोट्रिकस में लिखो bunch of flagella present at one end. Bunch of flagella present at one end. Bunch of flagella present at one end. Bunch of flagella present at one end, उसको हम बोलते हैं सिफेलोट्रिकस। ओके, आप लोग चाहो तो एक छोटा सा कॉपी मेंटेन कर सकते हो जिसमें कि आप किसी भी वर्ड को बायोलॉजी में क्या बोलते हैं उस वर्ड का बायो वर्ड लिख सकते हो। जैसे कि बायोलॉजी के टर्म्स में सिफेलो का मतलब होता है हेड, तो आप जहां कहीं भी आप सिफेलो वर्ड देखोगे ना, सिफेलो, सिफेलस, सिफेलाई ऐसा वर्ड देखोगे उसका मतलब होगा हेड। तो एक साइड में चाहो तो, क्योंकि आप लोग अभी बस 11th में आए हो, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है आपका प्रिपरेशन, तो अभी से अगर ये प्रैक्टिस करोगे ना तो आगे बहुत हेल्प होगा। मतलब आप लोग खुद से अगर एक वर्ड देखोगे ना तो आप लोग खुद से डेफिनेशन उसका निकाल लोगे वर्ड को ब्रेक करके। तो सिफेलो का मतलब होता है हेड। ठीक है, तो बंच ऑफ फ्लैजिला जब एक एंड पे प्रेजेंट होता है तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि उसके सर पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। ऑल्दो बैक्टीरिया का कोई हेड टेल नहीं होता, ठीक है, बैक्टीरिया का कोई हेड और टेल नहीं होता, पर जब एक बंच ऑफ फ्लैजिला एक एंड पे प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं सिफेलोट्रिकस। इज दैट ओके? ट्रिकस वर्ड इज फॉर फ्लैजिला, सिफेलोट्रिकस मतलब एक एंड पे बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है, दैट इज सिफेलोट्रिकस। ठीक है, अगला लिखो लोफोट्रिकस। लोफोट्रिकस लोफोट्रिकस का मतलब क्या होगा? बंच ऑफ फ्लैजिला present at both ends. Bunch of flagella present at both ends is लोफोट्रिकस। अभी अगर इसका डायग्राम बनाए यहाँ पे
तो कैसे बनाएंगे? एक बैक्टीरिया है, इधर भी बंच ऑफ फ्लैजेला बना दो, बहुत सारे फ्लैजेला एक साइड पे बना दो और बहुत सारे फ्लैजेला दूसरे एंड पे बना दो, ठीक है? दैट इज योर लोफोट्रिकस बैक्टीरिया। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Okay, ma'am. चलो, सिक्स्थ टाइप लिखो, पेरीट्रिकस। पेरी का मतलब हर जगह, ठीक है? पेरी का मतलब होता है हर जगह। तो पेरीट्रिकस में लिखो, फ्लैजेला प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। फ्लैजेला प्रेजेंट फ्लैजेला प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, मतलब पूरे बॉडी पे फ्लैजेला प्रेजेंट है, हर जगह फ्लैजेला है। फ्लैजेला प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी इज पेरीट्रिकस। तो चलो यहाँ पे एक बैक्टीरिया बनाते हैं और इस बैक्टीरिया से हर जगह फ्लैजेला निकल रहा है। दिस इज योर पेरीट्रिकस बैक्टीरिया, ओके? इज दैट ओके? Yes, ma'am. कोई समझने में दिक्कत हो रही है क्या? स्पीड ठीक है ना? बहुत स्लो, बहुत फास्ट, ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा? No, No, ma'am. ma'am. Okay. चलो यहां तक लिखना हो जाए तो फिर बताओ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें क्या? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला, ठीक है? अगला हेडिंग लगाओ, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला। अब बैक्टीरिया में देखो फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो मान लो ये बैक्टीरिया का बॉडी है, ठीक है? बैक्टीरिया का ये सरफेस है, बैक्टीरिया का ये सरफेस है, बैक्टीरिया का बॉडी है, ओके? अब बैक्टीरिया के बॉडी से फ्लैजेला निकल रहा है, ठीक है? नजर आ रहा है ना कि नीचे की तरफ थिक है, ऊपर जाते जाते थिन हो गया है और फाइनली एक पतला सा पॉइंटेड एंड है। नजर आ रहा है ये पार्ट? Yes, ma'am. अब देखो, जिस एरिया में फ्लैजेला बॉडी से अटैच्ड है उसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है जहां पे फ्लैजेला अटैच्ड है, इस रीजन को हम बोलते हैं बेसल बॉडी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। जहां पे फ्लैजेला का अटैचमेंट हो रहा है इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। इसके जस्ट ऊपर का जो रीजन है, इसके जस्ट ऊपर का जो रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं हुक।
हुक। और सबसे ऊपर का जो पार्ट है जहां पे थिकनिंग बहुत कम हो गया है, जहां बहुत पतला एरिया है, इसको हम बोलेंगे फिलामेंट। फिलामेंट, ठीक है। तो फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स का बना होता है फ्लैजिला। किन किन पार्ट्स का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ हुक, बेसल बॉडी एंड फिलामेंट। अब फ्लैजिला जो है आपको डिटेल में पढ़ना है इन योर चैप्टर ऑफ सेल। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आप डिटेल में फ्लैजिला पढ़ोगे, तो अभी बहुत डिटेल्स में नहीं जाते हैं। हुक, बेसल बॉडी एंड फिलामेंट, 3 स्ट्रक्चर्स होता है फ्लैजिला का, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला का। एंड एक और स्टेटमेंट लिख लो, फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। फ्लैजिला is made up of a contractile protein। contractile मतलब contractile का मतलब क्या होगा? Ma'am, a substance which can be contract into हाँ, smaller contractile ones. मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके, ठीक है। जो प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके, जैसे हमारे जो मसल में प्रोटीन होते हैं ना, वो कंट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, ठीक है। कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। जैसे अगर आप चलते हो तो अगर चलोगे तो कहीं लगेगा कि मसल में थोड़ा खिंचाव हो रहा है, फिर लगेगा कि अब मसल जो है लूज हो गया, तो मसल में कंट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल है। अब फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला भी मूवमेंट करा रहा है। तो फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नोन एज, लिखवाए थे अभी, फ्लैजिलिन, ठीक है। फ्लैजिलिन का बना होता है फ्लैजिला। It is made up of a contractile protein known as flagellin. Flagella is made up of a contractile protein जिसको कि हम flagellin बोलते हैं। आगे बढ़े। Yes. नेक्स्ट लिखो पाइली। पाइली नेक्स्ट टॉपिक है, पाइली, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पाइली। फ्लैजिला में तो और कुछ नहीं बच रहा है। हाँ, फ्लैजिला का मूवमेंट समझो कैसे होता है। फ्लैजिला का मूवमेंट कैसे होता है वो समझो। लेट्स से ये एक फ्लैजिला है, इस सरफेस पे एक फ्लैजिला है, तो ये विप्लैश मूवमेंट शो करता है। कोड़ा समझते हो? कोड़ा, No, ma'am. हंटर समझते हो? हंटर, Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. हंटर का मूवमेंट कैसे होता है? हंटर का मूवमेंट होता है ना कि अगर आप हंटर को मूव करो तो देखो हंटर कैसे मूव होगा। हंटर को अगर आप मूव करो तो हंटर कुछ इस तरह से मूव होता है ना, कुछ इस तरह से मूव होता है हंटर जो है ना। या फिर ऐसा करना कि एक बेल्ट लेना और बेल्ट को ऐसे झटक करके देखना, ठीक है। बेल्ट को ऐसे करके देखना, तो देखना कि वो वेव की तरह पैटर्न फॉर्म करता है ना। तो फ्लैजिला ऐसे ही मूवमेंट करता है। फ्लैजिला के मूवमेंट को इसलिए हम लोग विप्लैश मूवमेंट बोलते हैं। ये चाहो तो लिख लो, मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला इज नोन एज विप्लैश मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे प्रेजेंट होता है। मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला इज नोन एज विप्लैश मूवमेंट। विप्लैश क्या होता है? विप्लैश कोड़े का इंग्लिश होता है। विप्लैश मतलब कोड़ा, ठीक है। समझ रहे हो ना? हंटर जिससे मूवीज में मारते हैं, मारा जाता था, समझ रहे हो ना? जब हम लोग छोटे थे तो तौलिए को भिंगा करके अपने छोटे भाई बहन को भी मारते थे, तो वो जो मूवमेंट होता था ऐसे, तो दैट इज विप्लैश मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला इज नोन एज विप्लैश मूवमेंट, ओके। विप्लैश मूवमेंट बोलते हैं। बस अभी फ्लैजिला में इतना ही जानना है। फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ोगे आप लोग, पर अभी नहीं पढ़ोगे, सेल में पढ़ोगे, सेल वाले चैप्टर में।
आगे बढ़े, चलो पाइली में लिखो, पाइली में लिखो, अब पाइली में लिखो bacterial cell wall, bacterial cell wall is covered by, bacterial cell wall is covered by short and thick, bacterial cell wall is covered by short and thick hair-like structure, hair-like structure which is known as pili, which is known as पाइली। इसका प्रोनाउंसिएशन पाइली होता है, ठीक है, पिली वगैरह मत बोलना, पाइली बोलते हैं इसको। सो बैक्टीरियल सेल वॉल इज कवर्ड बाय शॉर्ट एंड थिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज पाइली। पाइली इज स्मॉलर देन फ्लैजेला। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, पाइली इज स्मॉलर देन फ्लैजेला, फ्लैजेला से छोटा होता है ये। पाइली इज स्मॉलर देन फ्लैजेला, पाइली इज स्मॉलर देन फ्लैजेला। It is made up of a protein which is known as pilin. It is made up of a protein known as pilin. Pilin प्रोटीन का बना होता है, pilin. It is made up of a protein known as pilin. Pilin के लिए लिखो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, पाइलिन के लिए लिखो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मतलब पाइलिन में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगा, पाइलिन में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो सकता, ठीक है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है पाइलिन। तो पाइलिन मूवमेंट में हेल्प करेगा क्या? कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा तो मूवमेंट करवाएगा क्या पाइलिन? नो मैम। नहीं ना, तो इट डज नॉट हेल्प इन मूवमेंट। पाइली में लिखो इट डज नॉट हेल्प इन मूवमेंट। पाइली के वजह से बैक्टीरिया में मूवमेंट नहीं होता, फ्लैजेला मूवमेंट करवाता है पर पाइली के वजह से कोई मूवमेंट नहीं होता बैक्टीरिया में। पाइलिन का स्पेलिंग है PILIN, PILIN। PILIN, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It does not help in movement. सॉरी गलती से हम डज लिखे हैं, does not help in movement होगा, does not होगा, ठीक है, करेक्शन कर लो। It does not help in movement. अब पाइली दो तरह का हो सकता है, there can be a long पाइली जो थोड़ा लंबा हो स्ट्रक्चर, और there can be a very short पाइली, ठीक है। There can be two types of पाइली, एक होता है लॉन्ग पाइली, एक होता है शॉर्ट पाइली। तो पाइली में एक साइड में लिखो लॉन्ग और एक साइड में लिखो शॉर्ट। एक पाइली होता है लॉन्ग पाइली और दूसरा होता है शॉर्ट पाइली। शॉर्ट पाइली की तरफ लिखो हेल्प्स इन अटैचमेंट,
अगर बैक्टीरिया को अपने बॉडी को किसी सरफेस पे चिपका के रखना होगा, अटैच करके रखना होगा, तो किसके थ्रू अटैच करेगा? शॉर्ट पाइली के थ्रू। ठीक है, तो पाइली किस चीज में हेल्प करता है? अटैचमेंट में हेल्प करता है, चिपकने में हेल्प करता है। और लॉन्ग पाइली का क्या काम है? लॉन्ग पाइली का क्या काम है? हेल्प्स इन, बोलो बोलो, conjugation. यस करेक्ट, हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। अब आलोक अपने कॉपी में करेक्शन करो, इट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। It is a type of sexual reproduction. It is not exactly sexual reproduction, but it is a type of sexual reproduction. Exactly sexual reproduction नहीं होता, पर sexual reproduction की तरह होता है। So it is a type of sexual reproduction. Long पाइली में लिखो। ठीक है, तो पाइली का क्या क्या काम हो सकता है? एक तो पाइली अटैचमेंट में हेल्प करेगा, और दूसरा पाइली कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। जो पाइली कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, उस पाइली को हम लोग एफ पाइली भी बोलते हैं। एफ पाइली, ठीक है। लिख लो यहां तक, चलो। अब देखो, आपके एनसीईआरटी में इतना ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। आपके एनसीईआरटी में बस एक पेज का है मोनेरा, बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। पर स्कूल के एग्जाम्स में और जब नीट अटेम्प्ट करोगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा जानना पड़ता है, तो इसी के लिए हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। ठीक है, जितना नेसेसरी होगा उतना ही एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जो नेसेसरी नहीं होगा वो नहीं पढ़ेंगे। पर अभी थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग का बस बेसिक है। आप लोगों ने बस 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट किया है, तो अभी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखानी है। ठीक है, तो इसीलिए अभी थोड़ा एक्स्ट्रा जान रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना चैप्टर्स में, वैसे वैसे आपको खुद लगेगा कि अरे ये तो पढ़े थे चैप्टर 1 में, ये तो इसका नाम सुने थे। तो ये बस आपके आगे के काम को आसान करने का तरीका है। ठीक है, और स्कूल के एग्जाम्स में बहुत बार एनसीईआरटी से बाहर कुछ कुछ पूछ लेते हैं, मतलब डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। किसी स्कूल में नहीं भी पूछते हैं, और अभी जो सिचुएशंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, तो अभी कम ही चांसेस है कि बाहर से क्वेश्चंस आएगा ज्यादा किसी भी एग्जाम में, क्योंकि अभी तो एनसीईआरटी कवर कर ले वही काफी है। पर फिर भी थोड़ा जानना पड़ता है, और स्पेशली जब 10th से 11th में जाते हैं ना, तो बहुत सारा बेसिक टर्मिनोलॉजीज आता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है थोड़ा। ठीक है, तो थोड़ा मैनेज कर लो अभी भाई। आगे बढ़े? Yes, ma'am. चलो एक सेकंड रुकना, एक एनसीईआरटी का एक पेज अपलोड करना है डिस्कस करने के लिए, तो 1 मिनट बस रुको। जस्ट 1 मिनट रुकना है, एक क्लिपिंग ऐड कर रहे हैं एनसीईआरटी के पेज का। एनसीईआरटी ओपन है ना आप लोगों के पास? Yes, ma'am. ओके, थक गए क्या? नो No. मैम। अच्छा, इससे पहले भी कोई क्लास था? यस मैम। कौन सा? मैम फिजिक्स। ओके, समझ आ रहा है फिजिक्स? मजा आ रहा है फिजिक्स में? यस मैम।
ओके ओके, बहुत डिफरेंट लग रहा होगा 10th से अचानक से 11th में फिजिक्स काफी चेंज हो जाता है, तो काफी डिफरेंट सा लग रहा होगा अभी, है ना? यस मैम, बहुत ज्यादा ही लग रहा है सिलेबस है। मैम 10 का सारा टॉपिक मैम 11 में चैप्टर बन गया मैम। 10th का सारा टॉपिक नहीं 11th होता, चैप्टर, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो थोड़ा एक्चुअली थोड़ा 10th करने का आदत था हम लोग को, पर अभी से बहुत ज्यादा हो गया है। बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, 10th से 11th थोड़ा सा बड़ा छलांग होता है, थोड़ा सा अचानक से सब कुछ चेंज होने लग जाता है 10th से 11th में। बर्डन जो बोलोगे वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है 10th से 11th में, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। अभी लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, आगे भी लगेगा बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि लगेगा कि अब कम हो गया, ज्यादा ज्यादा ही रहेगा। पर वो धीरे धीरे आदत हो जाएगा, धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे। आपके टीचर तो आर के सर ही होंगे ना? यस यस मैम। मैम। हाँ, तो फिर टेंशन मत लो, वो सब कुछ समझा देंगे, तो उनसे पढ़ते पढ़ते सब कुछ सीख जाओगे धीरे धीरे। जस्ट अ मिनट, आई एम अटैचिंग अ क्लिप हियर। नजर तो नहीं आ रहा ना अभी तक कुछ? नो मैम। चलो अपने बुक में किंगडम मोनेरा ओपन करो। कौन से पेज पर है? पेज नंबर, मेरे पास तो 18 पीडीएफ है। मैम 18। 18, हाँ, पेज नंबर 18 में देखो, किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, हमें पता है। दे आर द मोस्ट अबैंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमें पता है दुनिया में सबसे ज्यादा बैक्टीरियाज ही हैं। जहां देखो बैक्टीरियाज है, आप जहां बैठ के पढ़ रहे हो वहां पे बैक्टीरिया है, आप जो पेन पकड़ के बैठे हो उसमें बैक्टीरिया है, आप जो कपड़े पहन रहे हो उसमें बैक्टीरिया है, आपके अराउंड एयर में बैक्टीरिया है, हर जगह बैक्टीरिया है। ठीक है, एक मुट्ठी अगर सॉइल उठाओगे तो उसमें दुनिया भर के बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो बैक्टीरियाज आर एक्चुअली प्रेजेंट एवरीवेयर, ऐसा कोई जगह नहीं जहां पे बैक्टीरिया ना प्रेजेंट हो। ठीक है, बैक्टीरियाज जो है वो हर जगह प्रेजेंट है। ओके, अब हम लोग जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो हम आपको बताए थे कि एक साइंटिस्ट और आए थे जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, याद है? उन साइंटिस्ट का नाम है कार्ल वीस। इनको अगर कार्ल वोइस बोलोगे तो ये बुरा मान जाते हैं, ठीक है, तो इनको कार्ल वीस बोलना है। इन्होंने दिया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये कॉपी में लिखो, ये कॉपी में लिखो, ठीक हो? ठीक है, ही गेव द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, किंगडम के ऊपर आता है डोमेन। ठीक है, किंगडम से बड़ा जो हायरार्की है वो है डोमेन। जनरली हम डोमेन के बारे में पढ़ते नहीं है, पर सिंस कार्ल वीस ने ये डोमेन का जिक्र कर दिया था तो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखो, बैक्टीरियाज 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक बैक्टीरियाज जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं रफ एंड टफ बैक्टीरिया, जिनको कि कहीं पे भी छोड़ दो, जिनको कि एसिड में डाल दो, जिनको कि वोल्केनो में डाल दो, बर्फ के अंदर जमा दो, ओशियन में डाल दो, कहीं भी डाल दो, उनको कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक होते हैं रफ एंड टफ बैक्टीरिया, जिनको कुछ भी नहीं होगा, उनको कहीं भी डाल दो। Those were probably the first organisms that ever lived on the planet. शायद वो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स थे जो कि हमारी दुनिया में जिन्होंने सर्वाइवल स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं आर्के बैक्टीरिया। आर्की का मतलब होता है, आर्कियोलॉजी होता है ना जिसमें पुराने बिल्डिंग्स को पढ़ते हैं, तो आर्की का मतलब होता है बहुत पुराना, आदम जमाने का। तो आर्के बैक्टीरियाज ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो बहुत पुराने बैक्टीरियाज हैं, आदम जमाने से चले आ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड होता है आर्की बैक्टीरिया, लिखना मत, कार्ल वीस, I should have written it as RK. कार्ल वीस गेव 3 डोमेन्स। तो एक में आते हैं आपके आर्की बैक्टीरिया। तो कार्ल वीस ने कहा कि बैक्टीरियाज भी 2 अलग तरह का बिहेवियर शो करते हैं। एक बैक्टीरियाज जो है वो रफ एंड टफ बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरियाज जो है वो थोड़े छुई मुई टाइप के बैक्टीरिया है। ठीक है, एक बैक्टीरिया जो है वो रफ एंड टफ बैक्टीरिया है, तो उन्होंने कहा कि एक डोमेन होगा आरके।
आर्के में आएंगे सारे आर्कीबैक्टीरियाज। आर्कीबैक्टीरियाज के बारे में हम लोग देखेंगे आगे। एक में आएंगे सारे आर्कीबैक्टीरियाज, जो रफ एंड टफ बैक्टीरिया है वो है आर्कीबैक्टीरियाज। सेकेंड उन्होंने कहा कि बाकी जितने भी बैक्टीरियाज बचेंगे, आर्कीबैक्टीरिया के अलावा जितने भी बैक्टीरियाज बचेंगे उनको एक अलग डोमेन में डाल दो, जो कि होगा प्रोकैरिया। प्रोकैरिया में आती है आपकी सारी छुई मुई बैक्टीरियाज, ठीक है, जो मुलायम सी नाजुक सी होती है, जिनको कि अगर गर्म पानी में डालो तो वो मर जाएंगी, हॉट स्प्रिंग में डालो तो मर जाएंगी, सल्फर में डालो तो मर जाएंगी। तो ये जो हमारी मुलायम सी नाजुक सी बैक्टीरिया है, ये है हमारी यू बैक्टीरिया, ठीक है। लड़कियां होती है ना मुलायम सी नाजुक सी, और कुछ भी अगर गंदा सा रफ एंड टफ चीज आया उनके पास तो वो बोलती है ना यू, ऐसा करती है ना वो। तो जो हमारी नाजुक सी बैक्टीरिया होती हैं वो यू यू करती हैं, इसलिए उनको बोलते हैं हम लोग यू बैक्टीरिया, ठीक है। ओके, अब आर्की हो गया, यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब बैक्टीरिया के अलावा जो कुछ भी होंगे। यूकैरियोट्स में हमारे पास आ जाते हैं 4 तरह के किंगडम्स। एक होता है हमारे पास प्रोटिस्टा, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। एक होता है प्रोटिस्टा, एक होता है फंजाई, एक होता है प्लांटे किंगडम प्लांटे, जिसमें प्लांट्स आते हैं, और एक होता है किंगडम एनिमेलिया। तो ये देखो 3 डोमेन्स दिख रहा है, चलो हम मार्क करके समझाते हैं। देखो जो हम येलो से जिसको हाईलाइट किए हैं वो है डोमेन। तो 3 डोमेन है, आर्के, प्रोकैरिया एंड यूकैरिया, ठीक है। 3 डोमेन है और 6 किंगडम नजर आ रहा है क्या? किंगडम को हम ब्लू से हाईलाइट कर रहे हैं। 6 किंगडम नजर आ रहा है, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। मैम पर एक Okay. जो एडिशनल है मैम 6 नंबर वाला किंगडम, मैम उसका नाम? कौन सा 6 नंबर वाला, फिर से बोलना। मैम जैसे प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया और बैक्टीरिया है, वो तो 5 हुआ, और एक मैम? एक और कौन सा हुआ? एक हुआ आर्के बैक्टीरिया, एक हुआ यू बैक्टीरिया, एक हुआ प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। 6 हो गया ना। देखो कार्ल वीस ने मेनली क्या किया था, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों बैक्टीरियाज हैं, पर कार्ल वीस ने बैक्टीरिया को 2 अलग अलग किंगडम में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। यस मैम। समझ रहे हो? कुछ नहीं समझे हो? आप जो बोल रहे हो वही समझा है ना, कुछ और तो हम नहीं समझे ना? नो मैम, भाई। ठीक है। तो कार्ल वीस ने क्या किया था, इन्होंने कहा कि एक ही किंगडम में 2 अलग इतने डिफरेंट बैक्टीरिया कैसे रह रहे हैं, आर्कीरिया यू बैक्टीरिया इतने डिफरेंट हैं, इन दोनों को अलग अलग किंगडम में डाल दो। तो कार्ल वीस ने आर्की बैक्टीरिया को उठा के किंगडम आर्की में डोमेन आर्की में डाल दिया। तो ही सेड दैट वन किंगडम इज आर्कीबैक्टीरिया, किंगडम आर्कीबैक्टीरिया। इनके हिसाब से किंगडम आर्कीबैक्टीरिया था, इनके हिसाब से किंगडम यू बैक्टीरिया है, इनके हिसाब से किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया है। पर हम लोग कार्ल वीस के क्लासिफिकेशन को नहीं यूज करते हैं, ठीक है। पर ये लिख लेना क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मेंशन कर लेना, इसको लिख लेना, पर हम लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, ये फॉलो नहीं होता है। हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही फॉलो करते हैं, मतलब पूरे दुनिया में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही फॉलो होता है। इनके हिसाब से 6 किंगडम्स थे और 3 डोमेन थे। 3 डोमेन कौन कौन से? आर्के, प्रोकैरिया, यूकैरिया। 6 किंगडम कौन से? आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ये लिख लो, इस पोर्शन को लिख लो, इस पार्ट को लिख लो।
हो जाए तो बता देना। मैम डन, ओके। चलो एनसीईआरटी को आगे पढ़ते हैं। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अभी हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर एक्चुअली पढ़े नहीं है, और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, ठीक है। एक सिंगल लेयर होगा, 2 लेयर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल होगा। मोस्ट ऑफ द डबल मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जो है वो एब्सेंट होंगे। कोई कॉम्प्लेक्स डीएनए नहीं प्रेजेंट है, कोई कॉम्प्लेक्स आरएनए नहीं प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी सिंपल सा है। तो बेसिकली बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल सा होता है, पर बैक्टीरिया का जो बिहेवियर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होने का मतलब क्या है कि ये सिर्फ ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। ये खाना लाइट के प्रेजेंस में ही बना सकते हैं, ये खाना जो है ये केमिकल के प्रेजेंस में ही बना सकते हैं। इनका अगर मन ना करे तो ये खाना नहीं भी बनाएंगे, हेटेरोट्रॉप्स बन जाएंगे। ये डेड डिकेइंग मैटर पे भी फीड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे रेस्पिरेशन में कुछ बैक्टीरिया जो है उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, कुछ बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। फिर आगे अगर देखो तो बैक्टीरिया में डिवीजन भी जो होता है बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। उसके अलावा बैक्टीरिया में लोकोमोशन भी सूडोपोडिया के थ्रू होता है, या फिर आपको फ्लैजेला के थ्रू होता है, पाइली प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। कोई एग्जैक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता, बट लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेसेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो किंगडम है ना, किंगडम मोनेरा, इसमें बहुत सारा डाइवर्सिटी, इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, एक सिंगल सेल के बने हुए हैं, प्रोकैरियोटिक है, कुछ नखड़ा नहीं है इनके बॉडी में। ये बहुत अलग अलग टाइप का बिहेवियर शो कर सकते हैं, ठीक है। इनका बिहेवियर बहुत एक्सटेंसिव होता है, इनका जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है ये बहुत वेरीड होता है, मतलब बहुत अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में आर्किबैक्टीरिया के बारे में क्या दिया हुआ है ये पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रखेंगे, अगले क्लास में वी कंटिन्यू। अच्छा, तुम्हारे डाउट्स डिस्कस करने हैं आलोक, इसके बाद डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats. आर्किबैक्टीरिया के बारे में बताया कि ये जो है बहुत हार्श हैबिटेट्स में रह सकते हैं। ये एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में भी रह सकते हैं। देखो, फाइल का मतलब होता है लव, फाइल का मतलब होता है लव, और फोबिया का मतलब होता है डरना, फियर या फिर हेट। तो हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, केमिस्ट्री में हैलो को सॉल्ट बोलते हैं, साइंस में हैलो को सॉल्ट बोलते हैं। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट। थर्मो एसिडो का मतलब होता है गरम और एसिड। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये सॉल्टी एरिया में भी रह सकते हैं, उन बैक्टीरिया को हम हैलोफाइल बोलते हैं। आज लिखवा नहीं रहे इनके बारे में, अगली क्लास में लिखवा देंगे। कुछ बैक्टीरिया बहुत गर्म पानी में रह सकते हैं जिनको कि थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं, जो सल्फर के भी प्रेजेंस में रह सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया मिथेन के प्रेजेंस में रह सकते हैं। नॉर्मल इंसान मिथेन के प्रेजेंस में नहीं रह सकता है, मिथेन का बहुत गंदा स्मेल होता है, चोकिंग स्मेल होता है, एंड इट इज वेरी पॉइजनस फॉर द हेमोग्लोबिन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के लिए मिथेन इज नॉट गुड, ठीक है। और भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में अगर पता हो तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में इट वाज मिथाइल आइसोसाइनाइड दैट वाज लीक्ड, जिसकी वजह से आज तक वहां पे जो लोग, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें आज तक म्यूटेशन देखने को मिल रहा है, और अभी तक वहां के लोग बीमार रहते हैं। वहां का पानी आज तक पोल्यूटेड है। तो मिथेन इज नॉट अ वेरी गुड गैस, इट इज नॉट अ वेरी फ्रेंडली गैस, पर फिर भी ये बैक्टीरिया मिथेन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये कैसे हर जगह सर्वाइव कर जाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि इनका जो सेल वॉल है ये एक बहुत अलग स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है।
एक बहुत अलग स्ट्रक्चर का बना होता है। इनका सेल वॉल का कॉम्पोजिशन जो है वो नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होता है। मिथेनोजेंस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो जहां पे मिथेन का प्रोडक्शन हो रहा है। मिथेन का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? मिथेन का प्रोडक्शन मैक्सिमम अमाउंट में जो है वो काओ या फिर बफेलोस के स्टमक में होता है। ठीक है। रूमिनेंट एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो जुगाली करते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स मतलब वो जो अपने खाने को बहुत देर तक चबाते रहते हैं। ठीक है। एक बार में पेट में नहीं डालते हैं, पेट में डालते हैं पर बार बार निकालकर चबाते रहते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम लोग रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं। इनका जो एक्सक्रीटा होता है, इनका जो वेस्ट होता है, काउ डंग या बफेलो डंग जो होता है, उसमें बहुत ज्यादा मिथेन प्रोड्यूस होता है। उसमें बहुत ज्यादा मिथेन होता है जिसको कि हम लोग बायोगैस बनाने में यूज करते हैं। तो ऐसे जगहों पे इन बैक्टीरियाज को बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है। ऐसे जगहों पे मिथेनोजेंस को पाया जाता है, आर्कीबैक्टीरियाज को पाया जाता है। एंड दीज आर्कीबैक्टीरियाज आर क्या कह रहे थे? हाँ, दीज आर्कीबैक्टीरियाज कैन लिव इन एनी कंडीशन। They can live in very salty area, they can live in very hot area जहाँ पे एसिड प्रेजेंट है। नॉर्मल तो सेल्स जो है वो एसिड में जल जाएंगे, पर ये नहीं जलते। ये मार्शी एरियाज में रह सकते हैं जहाँ पे मिथेन बन रहा हो। तो दे कैन सर्वाइव बेसिकली एनीवेयर, किसी भी कंडीशन में ये सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? अभी कुछ भी लिखना मत। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सब कुछ लिखवाएंगे, सब कुछ लिखवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, समझ रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. बाकी लोग समझ रहे हो? यस मैम। ओके। तो एनसीईआरटी, बेसिकली एनसीईआरटी रीड करवाने का मकसद मेरा ये था कि आप लोग रिलेट कर सको कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, बस हम लोग एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है, पर हम लोगों को डिटेल में जानना है, तो इसीलिए अभी हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा जान रहे हैं। ठीक है। एनसीईआरटी के ही लाइंस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इज दैट ओके? यस मैम। ओके। ऐसा दुखी दुखी सा यस मैम क्यों आता है? फिर हमको भी लगता है कि समझ नहीं रहे हो, मजा नहीं आ रहा क्लास में। वैसे ये चैप्टर ऐसा है भी नहीं कि बहुत ज्यादा मजा आए, तो तुम लोगों की कोई गलती भी नहीं है सच, पर फिर भी इतना दुखी दुखी सा यस मैम मत दिया करो प्लीज, मेरा थोड़ा मोरल डाउन हो जाता ओके है। मैम। Yes, ma'am. ओके ओके, थैंक यू। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस था ना आलोक आपका? यस मैम। एक तो क्वेश्चन था, इन अ गिवन हैबिटेट वी हैव 20 प्लांट स्पीशीज एंड 20 एनिमल स्पीशीज, शुड वी कॉल दिस एज डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी? एक हैबिटेट में 20 प्लांट के स्पीशीज हैं और 20 एनिमल के स्पीशीज हैं, तो उसको हम डाइवर्सिटी बोलेंगे या बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे? इसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है। क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में आपको प्लांट के भी अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट हैं और एनिमल्स के भी 20 अलग स्पीशीज प्रेजेंट हैं। तो सिर्फ प्लांट या सिर्फ एनिमल का स्पीशीज नहीं प्रेजेंट है, प्लांट और एनिमल दोनों के स्पीशीज प्रेजेंट हैं, तो दिस विल बी अ बायोडाइवर्सिटी। ओके। they will of course exhibit biodiversity of that given habitat, because diversity refers to variation in a broad term. वे डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी को हम बोलते हैं, जैसे अगर हम पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करें तो पूरे वर्ल्ड में डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, हर चीज में। लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है, खान पीन में डाइवर्सिटी है, हमारे स्किन कलर में डाइवर्सिटी है, हर चीज में डाइवर्सिटी है वर्ल्ड में। पर जब हम एक किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करें और वहां के प्लांट और एनिमल स्पीशीज के बारे में बात करें तो दैट इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, समझ रहे हो यस लोग? मैम। ओके। और एग्जैक्ट जो आंसर्स है वो हम आपको सेंड कर देंगे, एग्जैक्ट जो आंसर्स है। Properties of cell organelles are not always found in molecular constituents of cell organelles. Justify. अच्छा, सेल्स जो है वो सेल ऑर्गेनेलीज का बना होता है ना? सेल ऑर्गेनेली, हर सेल ऑर्गेनेली में अलग अलग एंजाइम्स होता है, हर सेल ऑर्गेनेली का अलग अलग काम होता है। सेल ऑर्गेनेली सेल के अंदर प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अलग एंजाइम है, राइबोसोम के
पास अलग एंजाइम है, न्यूक्लियस के पास डीएनए आरएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रोटीन प्रेजेंट है, राइबोसोम के पास प्रोटीन प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के पास फैट और लिपिड प्रेजेंट है। तो जब सेल ऑर्गेनेलीज का कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग है तो सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट एक कैसे हो सकता है? समझ रहे हो इस चीज को? प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज आर नॉट ऑलवेज फाउंड इन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। तो सेल ऑर्गेनेलीज का जो प्रॉपर्टी है वो डिफर कर जाएगा, क्योंकि कुछ सेल ऑर्गेनेली जो है वो प्रोटीन का बना है, कुछ जो है वो फैट का बना है, कुछ जो है वो न्यूक्लिक एसिड का बना है। तो जब सबका मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट अलग है, जब सब अलग अलग मॉलिक्यूल्स का बना है, तो उसका प्रॉपर्टी तो सेम नहीं हो सकता, है ना? यस मैम। समझ रहे हो? सारे ऑर्गेनेलीज जो हैं उनके अंदर अलग एंजाइम है, उनके अंदर मेम्ब्रेन अलग है, उनका फंक्शन अलग है, तो दे कैन नॉट बी सेम। ओके, एग्जैक्ट आंसर विल बी सेंड टू यू रिटन में, हम तुमको स्क्रीनशॉट भेज देंगे इनका। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? नंबर एंड काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट कांस्टेंट, how do you explain the statement? Number and kinds of organism is not constant. How do you explain this statement? Okay. किसी ऑर्गेनिज्म का वेराइटीज और कितना नंबर है वो क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है? जैसे कि सीनोजोइक एरा में डायनासोर्स पाए जाते थे। मीजोजोइक एरा में डायनासोर्स पाए जाते थे। मीजोजोइक एक एरा था जो पूरा टाइम पीरियड है ना, जब से अर्थ स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक। मीजोजोइक, उसमें वो जो टाइम पीरियड है पूरा कितना 2.5 बिलियन ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, उसको अलग अलग एराज में डिवाइड किया गया है। उसमें एक आता है मीजोजोइक एरा, जबकि आपके डायनासोर्स प्रेवलेंट थे। रेप्टाइल सबसे ज्यादा थे उस टाइम पे और डायनासोर सबसे ज्यादा थे रेप्टाइल्स में भी। फिर आया जुरासिक एरा, जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, नंबर भी चेंज हो गया एंड टाइप ऑफ स्पीशीज भी चेंज हो गया। सीनोजोइक एरा में नंबर ऑफ डायनासोर्स बहुत ज्यादा थे, टाइप्स ऑफ डायनासोर्स बहुत ज्यादा थे। मीजोजोइक एरा में जुरासिक पीरियड आया, सारे डायनासोर्स भी खत्म हो गए, वैरायटी भी खत्म हो गया, नंबर भी खत्म हो गया, ठीक है? तो ये बहुत हद तक एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट कर पा रहा है चेंजिंग क्लाइमेट और चेंजिंग कंडीशंस के साथ। जैसे दिस इज द सीनोजोइक एरा में मैमल्स उभर कर आए, ठीक है? मैमल्स में हम लोग भी आते हैं। तो सीनोजोइक एरा वाज द एरा ऑफ मैमल्स, जिसमें मैमल्स ही मैमल्स थे। पर अभी देखो, अभी क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रहा है और वही लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है ना? अभी देख रहे हो, वी आर गोइंग थ्रू अ पैंडेमिक राइट नाउ, तो अभी वही लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो नंबर भी चेंज हो रहा है और हो सकता है आने वाले टाइम में स्पीशीज का डाइवर्सिटी भी चेंज हो जाए। नंबर ऑफ ह्यूमंस जो है वो घट रहे हैं और एक नया स्पीशी ऐड हो गया है। ऑल्दो वायरसेस को हम स्पीशीज में नहीं काउंट करते हैं, पर एक नया ऑर्गेनिज्म तो एंटर हो गया है ना हमारे वर्ल्ड में। तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन और जिस तरह से हम अडाप्ट कर पा रहे हैं खुद को, कोई ऑर्गेनिज्म खुद को अडाप्ट कर पा रहा है, उस हिसाब से चेंजेस आ रहा है कंटिन्यूअसली हमारे हैबिटेट में, हमारे सराउंडिंग्स में, ठीक है? तो वो नंबर को भी चेंज करता है और वो स्पीशीज के वैरायटी को भी इफेक्ट करता है। समझ रहे हो लोग? यस मैम। मैम क्वेश्चन ग्रुप में सेंड कर दे मैम, सबको देख लेगा मैम। अच्छा, क्वेश्चन ग्रुप में सेंड कर दें। अच्छा, कर दे मैम। अगर अगले क्लास में बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करें तो चलेगा क्या? हेलो, ओके मैम। कोई हड़बड़ी है क्या? कोई असाइनमेंट वगैरह मिला है क्या आपको? मैम असाइनमेंट तो था मैम, मैम मैनेज कर लेंगे मैम, छोड़ दीजिए मैम, नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास में अगर हम कंटिन्यू करें तो चलेगा ना? हम ग्रुप में सबको फॉरवर्ड कर देंगे क्वेश्चंस,
ठीक है, तो Okay. बाकी लोग भी इस पे सोच सकते हैं, बाकी जो लोग हैं वो लोग भी इस पे सोच सकते हैं, फिर थोड़ा डिस्कस करने में आसानी होगा ना, फिर डिस्कशन थोड़ा ज्यादा यूजफुल हो पाएगा। ठीक है, Okay, वैसे जो ma'am. आंसर्स है ना, लोग आंसर्स जो है वो हम आपको आज सेंड कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई असाइनमेंट बनाना है तो आपको आंसर्स में हेल्प मिल जाएगा, और बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अगले क्लास में, आज हम सबको ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देते हैं क्वेश्चन, और अगले क्लास में फिर एक्सप्लेन भी कर देंगे। ठीक है, Okay, ma'am. ओके। सो और कोई डाउट, किसी का कोई डाउट हो, डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, अगर कोई डाउट आए तो प्लीज पूछ लेना, शर्माना नहीं। ठीक है, ओके, चलो। सो वील कीप इट टिल हियर फॉर टुडे। अगर आज सक्षम का क्लास होता है, ऑल्दो आई हैवंट गॉट द लिंक येट, तो अगर सक्षम का क्लास होता है नीट पक्का जो आपका है, तो अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे, और अगर आज नहीं होता है कल होता है तो हम लोग सिर्फ कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट वन ऑर्गेनिज्म। तो अगर कॉकरोच के बारे में पढ़ना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन द क्लास। ठीक है, मैम कॉकरोच के बारे में पढ़ के मैम बेनिफिट्स हैं। कॉकरोच के बारे में पढ़ के बेनिफिट क्या होता है? अच्छा, पहला बेनिफिट कि आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, दूसरा बेनिफिट नीट के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही, तो 4 मार्क्स। तीसरा बेनिफिट क्या है कि कॉकरोच के इन्वर्टिब्रेट्स, अच्छा अभी सिर्फ कॉकरोच नहीं पढ़ोगे, बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ोगे, तो जब तक इन्वर्टिब्रेट्स के बॉडी को नहीं जानोगे ना, तब तक रिलेट नहीं कर पाओगे कि ह्यूमन में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है, क्योंकि इन्वर्टिब्रेट्स में सिंपल मेटाबॉलिज्म था, सिंपल स्ट्रक्चर्स था, और उसमें धीरे धीरे चेंजेस होते होते, इवोल्यूशन होते होते फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सिंपल ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं पहले, ताकि हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को पढ़ सकें। तो कॉकरोच एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिंपल हार्ट है, सिंपल रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो बस हम किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है, किस तरह से धीरे धीरे चेंजेस आए हैं, उस चीज को जानने के लिए कॉकरोच के बारे में पढ़ते हैं। चौथा बेनिफिट, जो लोग वेटरनरी में जाना चाहते हैं या जो लोग आगे रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होता है ये सब पढ़ना। ठीक है, मैम वेटनरी डॉक्टर कॉकरोच का। एनिमल्स को तो करोगे ना भाई, एनिमल्स को तो करोगे ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या ही फायदा है बताओ? फिजिक्स क्यों ही पढ़ रहे हो अगर डॉक्टर बनना है तो? केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो अगर, केमिस्ट्री तो फिर भी चलो समझ में आता है, फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हो अगर डॉक्टर बनना है तो? मैम ये सोचो, क्वेश्चन फिजिक्स मैम क्यों आगे पढ़ते से हैं? किए थे मैम, तो हाँ, कई एक्सप्लेनेशन, ये क्वेश्चन जो मैम बोली ना मैम, सेम क्वेश्चन हम आगे से किए थे। तो पहला रीजन तो बोले मार्क्स लाने के लिए, दूसरा बोले कि एक एग्जांपल दिए बीपी नापने के लिए मैम। एग्जैक्टली। फिजिक्स जब तक नहीं पढ़ोगे ना, तब तक वो टेक्निकल माइंड जो है ना, सिर्फ ऐसे रट के चले जाओगे कि यहाँ पे ये वेन है, यहाँ पे ये नर्व है, जाकर के काट दोगे, अगर दिमाग नहीं चलाए कि बीपी क्या होता है और बाकी फंक्शनिंग कैसे हो रहा है बॉडी का, तो फिर तो मार डालोगे ना पेशेंट को। तो एक लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करने के लिए हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग ना ही हमारा बायो से बहुत ज्यादा डेवलप होने वाला है, ना ही केमिस्ट्री से होने वाला है, तो इसके लिए फिजिक्स पढ़ना पड़ता है। तो और पढ़ लो यार, एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो हम तो वही बोलेंगे कि पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही बात है। तो सबसे मैम बड़ा पढ़ना तो मोटिवेशन पड़ेगा है ही ये। मैम, ये तो मैम मार्क्स कहाँ से आएगा? मार्क्स कहाँ से आएगा? मार्क्स पढ़ने से आएगा। ठीक है, तो बस मार्क्स लाने के लिए पढ़ लो, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, अभी फिलहाल बस मार्क्स लाने के लिए पढ़ लो। ठीक है, मैम मार्क्स लाने के लिए पढ़े चाहे समझने के लिए, मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा। अरे तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो तुम लोग मतलब अभी तो कुछ नहीं पढ़े हो, अभी तो हम लिविंग वर्ल्ड पढ़ाए हैं बस, और अभी तो बैक्टीरिया पढ़े हो, बैक्टीरिया तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। यस तो मैम। अभी तो बस स्टार्ट हुआ है, अभी से ये सोचोगे तब तो अभी तो 11th पूरा बाकी है, 12th पूरा बाकी है। ये तो साइंस लेने से पहले सोचा जाता है। अब जब साइंस ले चुके हो तो फिर करो मेहनत, पढ़ो फिर, और कोई ऑप्शन नहीं छोड़े हाँ हो मैम अपने पास। मेहनत करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैम जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ो अच्छे से, और डीपीपी जो मिलता है उसको सिंसियरली सॉल्व करो। ठीक है, क्लासेस एब्सेंट मत करो, क्लासेस जितना भी हो रहा है, कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल एब्सेंट नहीं करते हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। तो जो बच्चे एब्सेंट नहीं करते हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं,
और जो टेस्ट देंगे वो लोग, उसके लिए हम और भी ज्यादा प्राउड फील करेंगे। भले ही टेस्ट में 0 आ जाए पर प्लीज टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? ओके, सो टेस्ट है सैटरडे को, 30 मार्क्स का, 30 या 40 मार्क्स का टेस्ट होगा। क्वेश्चंस मत लिखना कॉपी पे, आंसर शीट पे क्वेश्चंस मत लिखना, बस आंसर्स लिख के सेंड करना। जितना टाइम अलॉटेड होगा उतने ही टाइम में आंसर लिख के कंप्लीट करना है। जो लेट सबमिट करेंगे उनका पेपर हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है? इज दैट ओके? सबके लिए समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? सबके लिए ठीक है? यस मैम। Yes. चलो, ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, वील डिस्कस दैट एंड वील कंटिन्यू विद किंगडम मोनेरा। ओके, Yes, ma'am. चलो, Thank you, थैंक ma'am. यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।